मुद्दों पर सीधी बात, आक्रामक अंदाज, आकर्षक ग्राफिक्स, पब्लिक की आवाज। सोशल मीडिया न्यूज में सबसे भरोसेमंद नाम इंडिया फर्स्ट न्यूज। पहुंचा 30 लाख के पार। अंतरराष्ट्रीय सर्च इंजन गूगल ने भी सराहा। लाखों दर्शकों की बना आवाज इंडिया फर्स्ट न्यूज। सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नाउ इंडिया फर्स्ट न्यूज, मिशन फॉर द नेशन। नमस्कार, इंडिया फर्स्ट न्यूज के एस्ट्रोलॉजी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आने वाली 23 मई को ये क्लियर हो जाएगा कि कौन इस देश पे फिर से 5 साल के लिए राज करने के लिए तैयार है। जनता का मत सबसे बड़ा होता है इस राजनीतिक महाकुंभ में और निश्चित रूप से जनता जनार्दन जो चाहती है वो फैसला सामने निकल के आता है। लेकिन कहीं ना कहीं ज्योतिष का भी एक बहुत बड़ा महत्व है और ज्योतिष में तारे सितारे ये तय करते हैं कि कौन आने वाले समय में बलशाली होगा और किसके सितारे गर्दिश में होंगे। किसी पर मंगल शुभ होता है तो किसी पर शनि राहु की दिशा होती है। इन बहुत सारी ऐसी तमाम बातें हैं जो ज्योतिषी गणना के आधार पर भी तय की जाती है। आज हमारे साथ हैं आचार्य राजेश जी, जो कि भोपाल ही नहीं मध्य प्रदेश के बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं। आज हम इनसे इसी ज्योतिषी गणना के आधार पर देखना चाहते हैं कि किस तरीके से भारत की सरकार, नई सरकार का भविष्य दिख रहा है। आचार्य राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और सबसे पहला सवाल मैं यही जानना चाहता हूँ कि भारत की कुंडली क्या कहती है। भारत की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उस कुंडली में बहुत सारे एक अच्छे जो योग होना चाहिए अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आने वाले और भारत की छवि को एक बहुत अधिक बढ़ाने वाले, वो सब योग इस कुंडली में विराजमान है। भारत की कुंडली अभी चंद्र की महादशा सितंबर 2015 से 2025 तक चल रही है और चंद्र की स्थिति तृतीय भाव में, जो इसके पराक्रम को बढ़ाता है, बलशाली बनाता है। तो जो अभी वर्तमान परिस्थिति बन रही है उस परिस्थिति में इस देश की स्थिति पूरी दुनिया में अलग होने वाली है 2025 तक, जिसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, कई महापुरुषों से भी सुना होगा। नास्ट्रोडामस जी की भविष्यवाणी में भी आपने देखा होगा कि भारत तो विश्व गुरु बनने की और 2025 तक 30 तक के अंदर ये स्थिति बन जाएगी कि भारत की संस्कृति को पहचाना जाए। तो 2015 से जब चंद्र की महादशा प्रारंभ हुई है तभी से भारत की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है और 2025 तक निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत एक शक्तिशाली, धर्म संपन्न, धन संपन्न, सभी प्रकार से संपन्नताओं से जुड़ा हुआ एक देश होगा। तो ये स्थिति अब 2015 से प्रारंभ हो चुकी है। अच्छा राजेश जी, मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ कि जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें तिथि और दिन और समय, इन सब का बड़ा महत्व होता है। तो 23 मई के दिन की अगर बात करें, जब हमारे सामने पूरा परिदृश्य आ जाएगा, 23 मई की तारीख क्या कहती है, किसके पक्ष में कहती है? 23 मई की तारीख बहुत अच्छी तारीख है क्योंकि ये देश की एक अच्छी उस समय स्थिति बननी है। चंद्र की जो स्थिति 6ठे स्थान पर बनना, ये भी एक संकेत है कि जो भी शासन अगला आएगा पूर्ण बहुमत वाली सरकार इसमें आएगी और देश की तरक्की में ये जो तिथि है, तारीख 23 तारीख, ये निश्चित रूप से एक भाग्यशाली साबित होने वाली है। और इस दिन जो सत्ता ग्रहण करेगा निश्चित रूप से बहुत बलशाली होगा और देश को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, क्योंकि इसमें भारत की कुंडली और 23 तारीख की, इन कुंडलियों को भी यदि हम देखते हैं तो दोनों कुंडलियों में कहीं ना कहीं एक समरूपता यह है कि जो अगला शासक है निश्चित रूप से धुरंधर है, बहुत अच्छी स्थिति वाला है और देश को आगे बढ़ाने वाला है। और संकेत भी 23 तारीख के भी वही हैं और भारत की कुंडली के भी वही हैं। एक तरफ महागठबंधन है जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो अकेले या उसके एनडीए के दल हैं, घटक दल है, लेकिन मुख्य जो विपक्षी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो अगर तारीख के हिसाब से देखें तो इन दोनों में आप किस तरीके का फ़र्क देखते हैं और किसके पक्ष में ये प्रभावी तारीख दिखाई दे रही है? अभी यदि देश की कुंडली को अध्ययन करते हैं और कांग्रेस की कुंडली, बीजेपी की कुंडली, क्योंकि बंधु गठबंधन इन्हीं के थ्रू ही रहे, इसमें यदि हम अध्ययन करते हैं तो ये बात अलग है कि एक महागठबंधन होगा, बहुत सारे इसमें ग्रुप्स होंगे, सारे काम जुड़ेंगे, एक बीजेपी के साथ होगा, गठबंधन इनमें भी है लेकिन थोड़ा सा छोटा गठबंधन है।
इन सब को रीड करें, 23 तारीख को देखें, भारत की कुंडली को देखें, तो वहाँ पर जो महागठबंधन है इसको बनने में बहुत दिक्कत आएगी और बनने में भी इतने सारे विरोध इनके चुनाव तक आते आते हो जाएंगे कि ये एक गठबंधन बहुत अच्छा रहे, टिक पाए ना टिक पाए, जनता के सामने ये संशय अवश्य आ जाए। क्योंकि चंद्र की महादशा देश की कुंडली में है, यदि आप जरा सा भी गलत, जरा सा भी छल कपट करने की कोशिश करेंगे तो चंद्रमा उस चीज़ को एक्सपोज करता है, तो जनता को तत्काल समझ में आ जाए कहाँ कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। तो उस दृष्टि से जो देश की साथ जुड़कर जो गठबंधन बनाएगा वो गठबंधन मजबूत होगा। अभी तो इसके कि एक सरकार को लेने के लिए हम गठबंधन बना रहे हैं वो मात खा जाएगा। प्रधानमंत्री की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एकमात्र जो उम्मीदवार, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जो सामने आए हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री भी हैं। लेकिन हम महागठबंधन को देखें तो इसमें हमें बहुत सारे चेहरे दिखाई देते हैं। उसमें मायावती भी हैं, अखिलेश भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, प्रियंका हैं, राहुल गांधी हैं और भी कुछ लोग ऐसे नेता हैं। तो इनमें से आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में ज्योतिषीय आधार पर देख रहे हैं? महागठबंधन की स्थिति के और प्रधानमंत्रियों को यदि कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ थोड़ी सी संशय की स्थिति इसमें बहुत अधिक आती है। क्योंकि जैसे मायावती जी की बात करें, मायावती जी का अभी समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। एक तो विवाद ही उनके सबसे बड़े कारण बन रहे हैं, तो वहाँ भी प्रधानमंत्री बनने की उनके कम है, क्योंकि एक क्षेत्रीय स्थिति में भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। ममता बनर्जी को देखें, जो सब गठबंधनों को जोड़ के अपना एक कुनबा तैयार कर रही हैं, तो उनकी स्थिति में भी बहुत अच्छी इसमें नहीं आती और प्रधानमंत्री बनने के योग में ये कुंडली कहीं ना कहीं कमज़ोर है। राहुल जी को देखते हैं तो राहुल जी की कुंडली में तो मेरे ज्योतिषी गणना से प्रधानमंत्री बनने की योग 1% भी नहीं है। अभी तो प्रियंका जी की कुंडली राहुल जी पर कई गुना भारी है उनके आने से। और दूसरा, कांग्रेस की जो कुंडली है ये महिला प्रधान कुंडली है। कांग्रेस में जब महिलाओं का शासन रहा है, कांग्रेस की प्रोग्रेस रहती है। तो 2021 के बाद उम्मीद है 21 में जो यहाँ की अध्यक्ष होंगी कांग्रेस की, वो प्रियंका गांधी जी होंगी, उसमें कहीं संभावनाएं थोड़ी सी दिखाई देती हैं। कुछ संभावनाएं यदि बीजू जनता दल के पटनायक जी हैं, इनमें थोड़ी सी संभावनाएं दिखाई देती हैं प्रधानमंत्री बनने की। चंद्रबाबू नायडू की विपरीत परिस्थिति में यदि एक लाभ उनको मिल जाए, हालांकि उनकी सीटें इस बार कम होगी क्योंकि परिस्थिति उनकी विपरीत है, पर प्रधानमंत्री बनने के आकस्मिक संयोग से जो योग बनते हैं वो उनके उसमें बन रहे हैं। तो ये 2-3 दावेदार प्रधानमंत्री बनने के इसमें हैं, इनकी कुंडली अभी थोड़ी ठीक चल रही है, तो उसमें उनको लाभ मिल सकता है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो इसका जो उदय था भारतीय जनता पार्टी का, वो 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। तो हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो तिथि है 6 अप्रैल 1980, ये वर्तमान परिस्थितियों में किस तरीके से प्रभावी है और कितना असर इन तिथियों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव परिणाम पर पड़ेगा? इसमें ये बात आपने बहुत सही की, जो एक बीजेपी की कुंडली जिस तरह से बनती है वो भी चंद्र की महादशा में चल रही है। बीजेपी भारत की कुंडली भी चंद्रमा की महादशा में चल रही है। जब इन महादशाओं का कहीं तालमेल होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति की प्रोग्रेस होती है और उस दृष्टि से अभी बीजेपी का सिक्का मुझे बरकरार रहेगा, क्योंकि चंद्र की महादशा 2025 तक इसमें बन रही है और 21 तक बीजेपी की महादशा है। तो ये चुनाव तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी के लिए इस वर्तमान परिस्थिति के अनुसार ठीक आता है। अब सबसे बड़ी बात मैं करना चाहूँगा कि जो आज ग्लोबल स्तर पर भी देखा जाए तो बहुत सारे लोगों की नज़रें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हैं। निश्चित रूप से भारत में भी बहुत सारे लोगों की अपेक्षाएं नरेंद्र मोदी जी से हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की जो व्यक्तिगत कुंडली है वो क्या कह रही है, उसको थोड़ा सा विस्तार से मैं आपसे जानना चाहूँगा। इसमें हम नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को देखते हैं, इसमें बहुत सारे ग्रहयोग बड़े विचित्र हैं और जिसको कहना चाहिए कि एक योद्धा के इसमें पूर्ण योग विराजमान है। जो अनुराधा नक्षत्र में इनका जन्म होना, शनि की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा में इनका जन्म होना, लग्न स्थान पर मंगल चंद्र का विशेष प्रभाव होना, राहु का पंचम भाव में पूर्व जन्मगत पुण्यों को देकर लाभ दिलवाना, शुक्र शनि का पारिवारिक जीवन को बिगाड़ना, लेकिन गुरु की दृष्टि होने से बड़े परिवार, एक देश के लिए आप राजनीति कर रहे हैं उसको जोड़ना, परिजनों का बहुत अच्छा है। इसमें सुख कहना चाहिए वो इसमें नहीं आता है। लेकिन देश के परिवेश में यदि हम नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को देखते हैं तो आपको भी अभी चंद्र की महादशा चल रही है और ये महादशा भी 2021 तक है। तो इस महादशा में देश की महादशा, बीजेपी की महादशा और नरेंद्र मोदी जी की महादशा, तीनों चंद्र की महादशा इस समय चल रहे हैं। तो यदि राजयोग की बात करें, जब परिस्थितियों की बात करें, तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी इन सब पर भारी
हैं, क्योंकि ग्रह योग इनके इतने अच्छे हैं कि अभी दूसरे लोगों को कंपेयर करते हैं जो प्रधानमंत्री के लेवल में हैं, वह कहीं ना कहीं इनके आगे बहुत ही बौने दिखाई देते हैं। दूसरा, इसमें 23 तारीख की जब स्थिति देखते हैं तो 23 तारीख को ग्रह बहुत ही ज़्यादा मजबूत प्रधानमंत्री के वर्तमान में ही साथ में है। जनता के जिस तरह से आप देखते हैं जहाँ वो बोलने जाते हैं, बोलना शुरू करते हैं, उसमें वाणी का बड़ा स्थान होता है। इसमें धनु राशि का जो गुरु है ये सुख स्थान पर है, तो ऐसा व्यक्ति बोलने का तो धनी होता ही है, तात्कालिक प्रश्नों के जवाब देने का, सिक्स सेंस व्यक्ति के होने का, इन सब चीज़ों के बहुत सारे ऐसे योग हैं जो जनता को मैग्नेट की तरह खींचते हैं। और जनता इसलिए इनके लिए दीवानी है कि पंचम भाव में राहु, यदि राहु पंचम भाव में होगा, बिगड़ा होगा, तो आपका कोई दोस्त ही नहीं होगा, और यदि सुधरा होगा तो आपकी पूरी दुनिया दोस्त होगी। जहाँ आप जाएंगे वहाँ व्यक्ति आपसे देखकर शत्रुता कर सकता है कि व्यक्ति कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन यदि आपने साक्षात देख लिया, साक्षात एक और बात कर ली, तो राहु मैग्नेट की तरह फिर व्यक्ति को जोड़ कर रखता है। तो आप जैसा कह रहे हैं कि जनता का क्या इसमें रुख रहेगा, तो राहु ही इनका एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सबको अट्रैक्ट करता है। फिर इसमें लाभ स्थान पर सूर्य, बुध और केतु, ये भी एक ऐसा स्थान है जहाँ जनता से सीधा सीधा लाभ मिलता है। व्यक्ति पैसे के रूप में ये तीन ग्रह नहीं है, ये तीनों ग्रह या तो व्यवहार में रहते हैं, या बुद्धि में रहते हैं, या प्रसिद्धि में रहते हैं। धन के मामले में तीनों कमज़ोर करते हैं, बाकी क्षेत्रों में ये बहुत आगे करते हैं। तो उस दृष्टि से भी जो ग्रहों का इनका अध्ययन है उसमें देखा जाए तो ये व्यक्ति अद्वितीय व्यक्ति है, ऐसे ऑर्डिनरी व्यक्ति की कुंडली नहीं है। झूठ फरेब ये इस प्रकृति में नहीं आता, जो बोलना है वो करना है, तो ये एक दृढ़ विश्वास होता है और उसके अनुसार ही काम कर जाते हैं। तो उस ओवरऑल दृष्टि से यदि हम इस कुंडली का अध्ययन करते हैं तो ये कुंडली निश्चित रूप से जनता के वायदों पर या जनता की उम्मीदों पर खरी उतरने वाली कुंडली है। और ऐसे व्यक्ति दूसरे के लिए ही जीता है, खुद के लिए ऐसे लोग कम ही जीते हैं। मंगल चंद्र जिसको वैसे भी लगने में होगा वो व्यक्ति भी दूसरे के लिए जीने वाला होगा। परिवार में होकर बड़ा सदस्य होता है, पूरे परिवार को संभालता है, दोस्तों में सारे दोस्तों को संभालता है। तो ये कुंडली अब जो फलित हो रही है पूरे देश के लिए है, तो निश्चित रूप से इनका जीना देश के लिए है, कुंडली भी बोलती है और परिस्थिति भी ऐसी है। तो जनता की उम्मीद पर निश्चित रूप से खरे उतरें। एक सवाल और इसी से जुड़ा मैं करना चाहता हूं कि कांग्रेस की जो सारी उम्मीदें हैं वो राहुल गांधी पर टिकी हैं। राहुल गांधी जी की कुंडली में ऐसे क्या दोष हैं जिनकी वजह से राहुल गांधी आज भी एक परिपक्व नेता बनकर के सामने नहीं उभर पा रहे हैं? क्या वो कभी भविष्य में प्रधानमंत्री बन पाएंगे? ये भी मैं जानना चाहता हूँ आचार्य जी के इसके बारे में भी थोड़ा सा राहुल जी की कुंडली देख करके उसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से हमारे दर्शकों को बताएं। राहुल जी की कुंडली का अध्ययन करते हैं, इसमें ज्येष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण का जन्म है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र मूल संज्ञक नक्षत्र है, और दूसरा पिता वाले सुख का भी बहुत अच्छा इसमें योग नहीं है। तीसरा स्थिति राहु का द्वितीय स्थान पर बैठना, यह संकेत देता है व्यक्ति के वाणी पर संतुलन नहीं होना। राहु जब होगा तो व्यक्ति कभी भी किसी चीज़ को कभी भी लेकर आ सकता है। फिर शनि का चतुर्थ भाव में बैठना, वो भी नीच राशि के ऊपर, ये पढ़ाई को भी बहुत अच्छी नहीं देता है। आप बोली को किसी को देखें, जब कोई व्यक्ति वाणी बोलेगा, जब कोई व्यक्ति काम करेगा, एक छोटा व्यक्ति होगा जो कम पढ़ा लिखा होगा, यदि आप उससे बात करें, बहस करें, तो सीधा वो गाली वाली पे ही उतर के अब शब्दों पर आ जाता है, क्योंकि उसका अध्ययन नहीं है। वो पढ़े लिखे व्यक्ति से बात करें तो आपको अपने शब्दों में ही उलझा कर वह बात बोल जाएगा जो उसको बोलना चाहिए। तो वहाँ कहीं ना कहीं राहुल जी की कुंडली में राहु का और शनि का, शनि में पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं होना, ये संकेत है कि आप बहुत अच्छा तरीके से बोल नहीं पाएंगे प्रभावी रूप से। बोलना जब शुरू करते हैं तो राहु के कारण फिर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ एक आध गलतफहमी ऐसी हो जाती है जो आपके हास्य का कारण बन जाती है। तो वहाँ पर थोड़ा सा इन्हें अध्ययन, जो जिस भाषा में भी पढ़ते हैं उस भाषा का इनको अध्ययन यदि बढ़ाएंगे तो राहु अध्ययन से कंट्रोल होता है, तो वहाँ पर ये कहीं कमज़ोर पड़ते हैं। दूसरा, मंगल और सूर्य का ये छठे स्थान से भ्रमण करना, ये संकेत दे रहा है कि ऐसे व्यक्ति के शत्रु छोटी छोटी बातों को लेकर बन जाते हैं, लेकिन ये होते हैं तात्कालिक शत्रु, पर अपने क्षेत्र के लोग इनको लाभ देते हैं। यह भी इसका संकेत है कि आज कांग्रेस पार्टी के लोग राहुल जी को कैसे भी हैं पर पूर्ण रूप से समर्थन देते हैं और उसमें आप आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज़ बड़ी विचित्र आती है, वो है चंद्र का एकादश भाव में बैठना। यदि इनको कोई सपोर्ट नहीं होगा तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब संयोग ये होगा कि प्रियंका जी की एंट्री इसमें हुई, तो प्रियंका जी इनके लिए निश्चित रूप से एक सहायक सिद्ध होंगी और ये थोड़े से काम करना शुरू करेंगे और काम में भी ये आगे आ जाएंगे। गुरु का दसम भाव में बैठना, एक तो पिता सुख में कमी करता है,
दूसरे बड़े व्यक्तियों का बहुत अच्छा सहयोग ऐसे व्यक्तियों को नहीं मिल पाता है। तो वहाँ कहीं ना कहीं राहुल जी की कुंडली में एक एक्सपीरियंस व्यक्ति कोई सलाह दे, सलाहकार वाली स्थिति आती, तो वहाँ ये पत्रिका थोड़ी कमज़ोर बनती है। तो उस दृष्टि से, और कांग्रेस पार्टी की जो पत्रिका है उसमें कांग्रेस पार्टी की कुंडली में ग्रह योग है महिला प्रधान। महिलाएं लंबे समय तक शासन करेंगी। इंदिरा गांधी ने लंबे समय तक शासन किया, बाद में सोनिया जी लंबे समय तक शासन किया, बीच में नरसिम्हा राव आए, केसी जी आए, कुछ लोग आए, लेकिन बहुत अच्छा लंबे समय तक वह रह नहीं पाए। तो वह स्थिति राहुल जी के साथ भी होने वाली है। लंबे समय तक इस पार्टी में नहीं रह पाएंगे, पार्टी के अध्यक्ष के रूप में। प्रियंका जी 2021 तक मुझे लगता है इसकी बागडोर संभालेगी और फिर वापस कांग्रेस पार्टी में नए सिरे से जान फूंकने का काम होगा। तो अभी की जो परिस्थिति है, राहुल जी की कुंडली से मुझे नहीं लगता है कांग्रेस, राहुल और भारत की कुंडली में कोई एक तादाद सा स्थापित है। वहाँ कहीं पार्टी की तरफ से कमज़ोर है। तो महिला विंग को इन्हें थोड़ा सा आगे अधिक करना होगा, फिर जाकर इनको सफलता मिलनी शुरू होगी। तो वाणी पर थोड़े से संयम, शब्द रखें, ठीक रखें, जो परिस्थिति हो, जो स्थिति हो, उसको एक फिक्स करते हुए आगे बढ़ेंगे, लाभ मिलेगा। पर अनर्गल राहु के होने के कारण राहुल जी को वहाँ बोलने में तकलीफ होती है, और अच्छी बात है वो भी हास्य का कारण बन जाती है। कई आपने वीडियो देखे होंगे, आधे अधूरे कटे हुए वीडियो हैं जो उनके हास्य का कारण है, जबकि वो उन्होंने बोला नहीं। तो ये राहु में ऐसा होता है कि हम कुछ शब्द ऐसे बोल जाते हैं जो खुद ही के लिए परेशानी का कारण बनते हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे ऊपर किसी बड़े व्यक्ति का हस्त नहीं होना, और ये भी कह सकते हैं हम नहीं सुनते हो तब भी ये स्थिति निर्मित होती है। तो ये 2-3 बातें हैं जो थोड़ी सी कमज़ोर हैं, और प्रधानमंत्री पद की स्थिति में ये कहीं ना कहीं कमज़ोर करती है। भारतीय राजनीति की अगर हम बात करें या भारत की ग्लोबल परिदृश्य की बात करें, तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते, इनका भी हमारे चुनाव पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे समाज पर हर तरीके से बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा बनते हैं तो भारत पाक के रिश्ते को आपकी ज्योतिष किस नज़र से देखती है? क्या सुधरेंगे? मेरी नज़र से भारत पाक की कुंडली और अखंड भारत की कुंडली, इनको यदि हम देखते हैं तो भारत पाक के रिश्ते इतने अच्छे होंगे कि दुनिया देखकर दंग रह जाएगी। वो स्थिति अब बहुत दिन उसमें नहीं बचे हैं, क्योंकि जो एक्चुअली इन दो के बीच में झगड़े का केंद्र है वो है अपराध, और सदियों से रहा है ये। जब हम उस समय को देखें, चंद्रगुप्त मौर्य और उस समय हुआ करते थे, तब भी भारत एक अखंड भारत और बड़ा भारत हुआ करता था। लगातार जितने टुकड़े हुए सब भारत के हुए, वो जितने हुए सब अपराध के कारण हुए। पहले अफगानिस्तान को तोड़ा गया, पाकिस्तान तोड़ा गया, म्यांमार तोड़ा गया, भूटान तोड़ा गया, नेपाल अलग हुआ, चाइना का आधा हिस्सा अलग हुआ। तो जो एक बड़ा भारत था वो भारत ही अपराध के कारण हुआ है। जो उस समय हम देखते हैं कंधार गंधार जो शकुनी हुआ करते थे महाभारत के टाइम पर, उस समय भारत एक था, लेकिन वहाँ से फिर वही फितरत कंधार नरे शकुनी के द्वारा फैलाई जाती थी, वो फिर उस क्षेत्र को अलग हुआ। तो ये जो सिनेरियो यदि हम 4-5 हज़ार साल पुराना लेते हैं तो उसमें भारत बार बार वहाँ तक फैलता है, फिर छोटा हो जाता है, फिर फैलता है। तो अब भारत लगातार विस्तार की स्थिति में है। विस्तार भले ही सीमाओं का ना हो, लेकिन दिलों का विस्तार तो इसमें हो जाएगा। और जब कटुता आती है तब यह संकेत जरूर है कि प्रेम आपस में जरूर बढ़ेगा, और जब कटुता के बाद प्रेम बढ़ता है तो बहुत गंभीर होता है। और अब जिस परिस्थिति में हम चल रहे हैं, उस परिस्थिति में भारत को एक बार दिखाना जरूरी था कि हम परिस्थिति कैसी में रह रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और जो एक भय बिन होई ना प्रीत, ये भी कहा जाता, तो उस स्थिति में भारत अब पहुंच चुका है। और अब निश्चित रूप से संबंध आप देखिए 4-5 साल बाद संबंध बहुत मजबूत होंगे, और स्थिति में सुधार मुझे लगता है 2021 से ही आना शुरू हो जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव की जब भी बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी के जो मध्य प्रदेश के नेता हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हों या संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हों या और भी भाजपा के वरिष्ठ नेता हों, सब ये कहते हैं कि आप लोकसभा में मोदी को जिताइए, विधानसभा आपको फ्री गिफ्ट में मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो क्या शिवराज दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं मध्य प्रदेश के? शिवराज जी के अब चांसेस खत्म हैं, क्योंकि 2014 के बाद यदि बीजेपी में उस तरीके से देखा होता और इनको हटा भी दिया जाता तो भी स्थिति मजबूत आज बीजेपी की सरकार ही होती है। क्योंकि जब योग खत्म हो जाए तब कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलत स्थिति बन जाती है कि आपको परेशानी विपरीत बन जाती है और आपको हटना पड़ता है। आप यदि नहीं हटते तो फिर जनता में, क्योंकि पंच के मुँह से परमेश्वर बोलता है, तो वहाँ जो स्थिति शिवराज जी की यदि आप उस दृष्टि से बात करें तो वहाँ उनका राजयोग का मध्य प्रदेश से समाप्त है। अगले मुख्यमंत्री अब ये नहीं रहेंगे, जो भी आएगा दूसरा आएगा, ये बात एक अलग है।
पर इस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं सीधा सीधा, तो मैं तो कह सकता हूँ कि अगले मुख्यमंत्री शिवराज जी नहीं है। तो दर्शकों, ये थे हमारे ज्योतिषाचार्य आचार्य राजेश, जिन्होंने 4-5 बातें बहुत प्रमुखता से कही हैं। उनका ये मानना है कि ज्योतिषी गणना के आधार पर अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी पुनः देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। राहुल गांधी में कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। प्रियंका गांधी उभर कर आ सकती है, लेकिन उन्हें अभी इंतजार करना होगा। मायावती और ममता बनर्जी के लिए राजनीति के शिखर पर पहुंचने का कोई स्थान अभी दिखाई नहीं दे रहा है। और मध्य प्रदेश में अगर दोबारा भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, तब भी शिवराज शायद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। ये बहुत सारी बातें जो ज्योतिषी गणना के आधार पर पंडित राजेश आचार्य जी ने हमारे सामने रखी हैं। भविष्य क्या होगा, ये हमें आने वाली 23 तारीख को पता चलेगा। आप देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज। मुद्दों पर सीधी बात, आक्रामक अंदाज, आकर्षक ग्राफिक्स, पब्लिक की आवाज। सोशल मीडिया न्यूज में सबसे भरोसेमंद नाम इंडिया फर्स्ट न्यूज। पहुंचा 30 लाख के पार। अंतरराष्ट्रीय सर्च इंजन गूगल ने भी सराहा। लाखों दर्शकों की बना आवाज इंडिया फर्स्ट न्यूज। सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नाउ। इंडिया फर्स्ट न्यूज, मिशन फॉर द नेशन।